ईरान ने बातचीत के संकेत तो दिए, लेकिन क्लियर कट कहा है कि वो फिलहाल ना तो यूरेनियम के सौंपने को लेकर बात करेगा, ना ही परमाणु को लेकर कोई बात होगी। अगले 1-2 दिन बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि ईरानी विदेश मंत्री के रूस दौरे के बाद युद्ध में बातचीत का समीकरण बदल सकता है। ईरान कुछ नए प्रस्ताव के साथ सामने आ सकता है। रूस के साथ ईरान की क्या बात होने वाली है, इसे लेकर कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन पुतिन के साथ ईरानी विदेश मंत्री की बातचीत को बेहद अहम माना जा सकता है। अमेरिका के साथ युद्ध के बाद ये किसी बड़े ईरानी नेता का पहला रूस दौरा है। सवाल यह है कि क्या अब इस युद्ध में पुतिन मध्यस्थता का रोल निभाएंगे, या फिर पुतिन अमेरिका पर दबाव बनाएंगे ताकि कोई बीच का रास्ता निकले। तो पाकिस्तान में जो बातचीत हो रही थी उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला, और मीडिएटर का रोल जो पाकिस्तान निभाना चाह रहा था उसमें वो सफल नहीं हो पाया। तो अब सवाल यह है कि क्या पुतिन की एंट्री होने वाली है। ईरान और अमेरिका के बीच पुतिन बात करने वाले हैं। रूस पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री, और इजराइल का ऑपरेशन जारी है एक तरफ। सवाल ये कि अब नए मीडिएटर के तौर पर जो है पुतिन नजर आने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर 2 साल में तीसरी बार जानलेवा हमला हुआ। आखिर कौन है वो लोग जो अमेरिका में ही ट्रंप को हटाना चाहते हैं। जिस तरह से 31 साल के शूटर कोल थॉमस एलन ने भेड़िया स्टाइल में ट्रंप को गोली मारने की कोशिश की, उससे अमेरिका की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की पोल खुल गई है। खुद ट्रंप को समझ नहीं आ रहा कि उनकी जान ईरानी लेना चाह रहे हैं या फिर अमेरिकी। ट्रंप अमेरिकी शराब लूटने में जुटे हुए थे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था चाहे भले ही जान चली जाए, लेकिन शराब बचकर ना जाने पाए। वॉशिंगटन के होटल हिल्टन में हमला, 5 घंटे की पार्टी 5 मिनट में खत्म। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान फायरिंग हो गई। 25 अप्रैल शनिवार शाम को इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
उनकी पत्नी मेलानिया और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत कई बड़े अफसर मौजूद थे। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक हमलावर ने होटल हिल्टन के बॉल रूम के बाहर फायरिंग की। ट्रंप और गेस्ट बॉल रूम के अंदर थे। ट्रंप ने बताया कि हमलावर को पकड़ लिया गया है। पहले खबर आई थी कि हमलावर को मार गिराया गया। हमले के करीब 1.5 घंटे बाद ट्रंप ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा, अमेरिका के संविधान पर हमला हुआ। सीक्रेट सर्विस ने मेरी जान बचाई। सुरक्षा कर्मियों ने बहादुरी से काम किया। जिस अफसर को गोली लगी वो सुरक्षित हैं, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए था। हमलावर के पास पावरफुल गन थी। लगभग 5 घंटे चलने वाली पार्टी हमला होते ही सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो गई। Charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now, put out on Truth and put out on many other platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution. गोली की रफ्तार से शूटर का हमला। 50 मीटर से बाल बाल बचे ट्रंप। Where's the coming from? You got one down. Stay back, stay back, stay back. सीसीटीवी की इस फुटेज को देखिए, जिसमें 31 साल का हमलावर कोल थॉमस एलन इतनी तूफानी रफ्तार से हमला करता है कि कुछ ही सेकंड्स के लिए अमेरिकी एजेंट और सुरक्षा कर्मी कुछ समझ भी नहीं पाते। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ट्रंप की जान सिर्फ 20 से 50 मीटर की दूरी से बची है। हमलावर ट्रंप से सिर्फ 20 से 50 मीटर की दूरी पर गोलियां चला रहा था। ट्रंप उस वक्त बॉल रूम में बैठे थे जिस वक्त उसने हमला किया। पच्चीस अप्रैल 2026 अमेरिकी समय के मुताबिक रात के 8:30 बजे थे। राष्ट्रपति ट्रंप स्टेज पर बैठे हुए थे। उस वक्त एक जादूगर कुछ कागजों के साथ उन्हें अपना जादू या यूं कहें कि हाथ की सफाई दिखा रहा था। तभी अचानक 8:40 के करीब लॉबी या फिर कहें कि एंट्री एरिया में अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी। गोलियों की आवाज सुनकर ट्रंप और उनकी टीम बुरी तरह से घबरा गए। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक अमेरिका की सीक्रेट एजेंट्स ने, बॉडीगार्ड्स ने ट्रंप को मेज के नीचे कर दिया और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले गए। हमलावर कैलिफोर्निया का रहने वाला बताया गया, जिसे जिंदा पकड़ लिया गया। रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक हमलावर इंटरनेशनल बॉल रूम के मुख्य प्रवेश द्वार के पास लगे सुरक्षा घेरे और होल्डिंग एरिया के पास सीसीटीवी में कैद हुआ। ये वो गलियारा है जो होटल की लॉबी को मुख्य बॉल रूम से जोड़ता है। हमलावर ने मेटल डिटेक्टर और सीक्रेट सर्विस के अंतिम सुरक्षा चेक पॉइंट को पार करने की कोशिश करते हुए अपनी जैकेट से हथियार निकाला था। सीसीटीवी कैमरे में उसे हॉल में ही दाहिने हिस्से से बॉल रूम के दरवाजे की ओर तेजी से बढ़ते हुए रिकॉर्ड किया गया। जिस समय हमलावर ने फायरिंग शुरू की वो राष्ट्रपति ट्रंप के काफी करीब पहुंच चुका था। हमलावर और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच की दूरी लगभग 30 से 50 फीट के आसपास ही बताई जा रही है, यानी बेहद करीब। राष्ट्रपति ट्रंप उस समय बॉल रूम के अंदर बने मुख्य मंच पर मौजूद थे। हमलावर और ट्रंप के बीच भारी भीड़, डिनर टेबल और सीक्रेट सर्विस के एजेंटों की एक दीवार जैसी कतार थी। यही कारण है कि हमलावर की सीधी लाइन ऑफ साइट यानी कि सीधी नजर राष्ट्रपति ट्रंप पर नहीं पड़ पाई और सीक्रेट सर्विस को जवाबी कार्रवाई करने के लिए कुछ सेकंड्स का समय मिल गया। जैसे ही पहली गोली चली, जो कि मंच से कुछ ही दूरी पर प्रवेश द्वार के पास हुई थी, सीक्रेट सर्विस के काउंटर असॉल्ट टीम यानी कि सीएटी ने तुरंत राष्ट्रपति को नीचे झुकाया और उन्हें मंच के पीछे के सुरक्षित रास्ते से बाहर ले गए। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर को सुरक्षा कर्मियों से उलझते हुए और फिर तुरंत दबोचे जाते हुए भी देखा जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन हिल्टन की इस घटना को एक लोन वुल्फ अटैक के रूप में देख रहा है। लोन वुल्फ अटैक मतलब अकेले भेड़िए का हमला। सुरक्षा की भाषा में इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति अकेले ही किसी हमले की साजिश रचता है और उसे अंजाम तक पहुंचाता है।
फिलहाल अभी की जानकारी के मुताबिक हमलावर किसी संगठन, आतंकी ग्रुप या किसी चरमपंथी विचार से जुड़ा नहीं बताया जा रहा। हमलावर के पास से बहुत ही ताकतवर शॉटगन, हैंडगन और चाकू भी बरामद हुआ है। सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने जवाबी कार्रवाई की और हमलावर को होटल के ही गलियारे में दबोच लिया। इस दौरान एक एजेंट को गोली लगी जो उसके बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। Where's it coming from? I just want to go find टारगेट थे ट्रंप, 200 कैमरे, 2600 लोग गवाह। ट्रंप पर हुए सीधे हमले के पीछे गहरी साजिश और ईरानी कनेक्शन की बातें भी कही जा रही है। कुछ खबरों में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने अपनी गिरती लोकप्रियता और नवंबर 2026 में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस को लेकर के अपने ऊपर खुद हमले की साजिश रची। अमेरिका में इस वक्त ट्रंप की लोकप्रियता में ऐतिहासिक रूप से गिरावट आ चुकी है। यह हमला ऐसे वक्त में ऐसी जगह पर हुआ जिसे देखकर गहरी साजिश की बू आ रही है। इस घटना को 200 कैमरों में कैद किया गया और 400 के करीब दुनिया भर के पत्रकार वहां मौजूद थे। Where are we going? I just want to go find वॉशिंगटन के होटल हिल्टन में यह कार्यक्रम लगभग 4 से 5 घंटे तक चलने वाला था। हालांकि अमेरिका के समय के मुताबिक 25 अप्रैल को रात करीब 8:36 से 8:40 के बीच गोलीबारी की घटना की वजह से इसे बीच में ही रोकना पड़ा और राष्ट्रपति को सुरक्षित बाहर ले जाया गया। हम आपको ये भी बता दें कि इस डिनर को वॉशिंगटन का प्रॉम कहा जाता है, जहां सत्ता और मीडिया का बड़ा जमावड़ा जुटता है। ट्रंप की इस पार्टी में लगभग 2600 लोग आमंत्रित थे। इनमें राजनेता, मशहूर हस्तियां, सीक्रेट सर्विस एजेंट्स और पत्रकार भी शामिल थे। इसमें अमेरिका और दुनिया के लगभग सभी बड़े मीडिया हाउस मौजूद थे, जिनमें CNN, फॉक्स न्यूज, AP, रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, ABC न्यूज और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे मीडिया हाउस भी मौजूद थे। मेहमानों में उपराष्ट्रपति JD वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और स्वास्थ्य मंत्री RFK जूनियर जैसे हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल थे। क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्लोबल मीडिया इवेंट था, इसीलिए यहाँ पर एवरेज से ज्यादा व्यापक इंतजाम थे। हॉल के भीतर और रेड कारपेट पर लगभग 100 से ज्यादा पेशेवर कैमरे मौजूद थे। सी-स्पैन इस पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कर रहा था, इसीलिए उनके कई मल्टी कैमरा सेटअप यहाँ लगे हुए थे। कार्यक्रम में सैकड़ों फोटो जर्नलिस्ट और वीडियो कैमरामैन मौजूद थे। हर बड़े मीडिया हाउस की अपनी एक टीम वहां तैनात थी। इसके अलावा एक विशेष व्हाइट हाउस प्रेस पूल भी वहां सक्रिय था, जो राष्ट्रपति की हर गतिविधि को करीब से रिकॉर्ड करता रहा। यही कारण है कि जैसे ही गोलीबारी हुई, लगभग हर एंगल से उसकी फुटेज और तस्वीरें तुरंत दुनिया के सामने आ गई। मेहमानों ने भी अपने मोबाइल फोन से उस समय की अफरा तफरी को रिकॉर्ड किया था। 2600 मेहमान और 200 लोगों ने इस हमले को देखा। इसके खौफ को महसूस किया बहुत करीब से। He seemed just like a completely average guy. I mean, I never would have expected anything like this out of a guy like this. Like, it's really just bizarre. Like, I can't believe it. वो पीछे से आई तो मैंने पीछे टर्न किया तो देखा कि सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स हैं, वो एक भाग रहे हैं। और जब मैं उधर राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ देखा तो एकदम से उन्होंने राष्ट्रपति को घेर कर उनको वहां से निकाल रहे थे। तो चूंकि हमलावर को लोन वुल्फ बताया जा रहा है, इसीलिए बहस इस बात पर छिड़ गई है कि क्या चुनावी रैलियों में होने वाली बयानबाजी लोगों को इस हद तक के उकसा रही है कि वो अकेले ही हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर ट्रंप ने ये भी संकेत दिया कि ये हमला उनकी विदेश नीति, जैसे कि ईरान के खिलाफ उनका रुख, उसे प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है, जिसे वे चुनाव में अपनी मजबूती दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि इस हमले को लेकर और क्या क्या खुलासे होते हैं।
लेबनान और इजराइल में सीजफायर के बीच नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने आईडीएफ को हिजबुल्लाह के खिलाफ पूरी ताकत से हमले करने का आदेश दिया। इस बीच लेबनान में आज भी इजराइल की सेना ने कई हमले किए हैं। लेबनान सरकार के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है और उधर हिजबुल्लाह ने पलटवार करते हुए उत्तरी इजराइल में रॉकेट और ड्रोन से अटैक किया है। इजराइल और लेबनान में जंग के बीच ईरान से बड़े युद्ध की आशंका बढ़ गई है। वॉशिंगटन में ट्रंप पर हमला। तेल अवीव से हिजबुल्लाह पर प्रहार। क्या दुनिया किसी बड़ी जंग के दरवाजे पर खड़ी है? या ट्रंप पर हमले के बाद नेतन्याहू सबसे बड़ा पलटवार करने जा रहे हैं? הבטחתי לכם שנשנה את פני המזרח התיכון, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. קודם כל באיראן. הייתה לי שיחה מצוינת עם הנשיא טראמפ. הוא לוחץ את איראן חזק מאוד, גם כלכלית וגם צבאית. क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या किसी बड़े खेल की शुरुआत? अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, एक हाई प्रोफाइल गाला डिनर, दुनिया की सबसे ताकतवर राजनीति का मंच, और अचानक गोलियों की आवाज से हड़कंप मच गया। चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। निशाने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। No, I mean, he was a guy who looked pretty evil when he was down. You know, they had him down. He was fighting hard. He was, in my opinion, a sick person. इस हमले की खबर पूरी दुनिया में सनसनी की तरह फैल गई और ठीक उसी वक्त इजराइल से बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पूरी ताकत से हमला करें। सीज फायर के बाद भी इजराइल और हिजबुल्लाह में भीषण जंग चल रही है। दक्षिणी लेबनान में गोलीबारी जारी है। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उन्होंने हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए एक रॉकेट और ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया, जबकि दूसरा रॉकेट खुले मैदान में गिरा। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ पर हमले के लिए फाइबर ऑप्टिक गाइडेड एफपीवी का इस्तेमाल किया, यानी ऑपरेटर ड्रोन की नाक पर लगे कैमरे से लाइव वीडियो देख रहा था। खास बात यह है कि इस ड्रोन के पीछे एक छोटा स्पूल लगा होता है जिसमें बहुत पतला फाइबर ऑप्टिक केबल लिपटा रहता है। जैसे जैसे ड्रोन आगे उड़ता है, केबल खुद ब खुद खुलता चला जाता है। फाइबर ऑप्टिक की वजह से इसके सिग्नल को जैम करना मुश्किल होता है। इजराइल ने इसे सीज फायर का उल्लंघन बताते हुए दक्षिणी लेबनान में कई जगह हिजबुल्लाह के टारगेट पर हमले किए और दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को मार गिराया। अब नेतन्याहू ऐलान कर रहे हैं कि पूरी ताकत से हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या दुनिया की दो बड़ी घटनाएं किसी एक ही धुरी से जुड़ी हुई हैं? एक तरफ अमेरिका के अंदर ट्रंप पर हमला, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में युद्ध का विस्तार। क्या ये संकेत हैं कि वैश्विक स्थिरता टूट रही है? एक तरफ लेबनान से इजराइल पर लगातार दबाव बन रहा है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि अब जवाब सीमित नहीं होगा, पूरी ताकत से होगा। एक बार नहीं, दो बार अमेरिका में ट्रंप की मौजूदगी में इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर पर समझौते हुए। दोनों देशों ने एक दूसरे की शर्तों को सम्मान दिया, लेकिन इजराइल ने हिजबुल्लाह के बहाने लेबनान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सीज फायर से पहले और उसके बाद तक दक्षिणी लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन ऑन है। आखिर इसका मतलब क्या है? नेतन्याहू हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान पर एयर स्ट्राइक करेंगे या मिसाइल हमले को एक्टिव करेंगे या फिर फुल स्केल बॉर्डर पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेंगे?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या लेबनान अब पूरी तरह युद्ध में उतरने वाला है? और ठीक उसी वक्त ट्रंप पर हमले का आखिर मतलब क्या है? क्या इस हमले के पीछे कोई इंटरनेशनल लिंक है? क्या मिडिल ईस्ट की ताकतें इसमें शामिल हो सकती हैं? या ये अमेरिका के अंदरूनी संघर्ष का हिस्सा है? और सबसे अहम सवाल, अगर अमेरिका अस्थिर होगा तो क्या इजराइल और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा? इस वक्त जंग को लेकर आखिर क्या सिनेरियो बन रहा है? ईरान एक्टिव है, हिजबुल्लाह भी सुपर एक्टिव है, इजराइल आक्रामक है और अमेरिका खुद संकट में घिरा है। क्या ये वही स्थिति है जहां से बड़ी जंग शुरू होती है? इतिहास गवाह है, जब भी अमेरिका अंदर से कमजोर हुआ, बाहर युद्ध भड़के हैं। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच सीज फायर है, लेकिन तनाव चरम पर है। लेबनान के मोर्चे पर इजराइल से सीज फायर के बाद भी हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना आईडीएफ एक्टिव है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फिलहाल कोई जंग नहीं, लेकिन ईरान और अमेरिका की नाकेबंदी जारी है। क्या ये घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं या किसी ने दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए दो अलग अलग मोर्चों पर आग लगाई है? और अगर ये कनेक्टेड हैं, तो क्या हम एक बड़े कोऑर्डिनेटेड प्लान को मिस कर रहे हैं? הבטחתי לכם שנשנה את פני המזרח התיכון, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. קודם כל באיראן. הייתה לי שיחה מצוינת עם הנשיא טראמפ. הוא לוחץ את איראן חזק מאוד, גם כלכלית וגם צבאית. एक नए टकराव के पैटर्न में घुस चुकी है। पिछली बार 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली के दौरान उन पर हमला हुआ था, जिसमें उनके कान के ऊपरी हिस्से में गोली लगी थी। अब वॉशिंगटन डीसी के एक होटल में उन पर हमला हुआ। पिछली बार जब हमला हुआ तो ट्रंप गुस्से में थे। उन्होंने हमलावर का स्टेज से ही चीख कर जवाब दिया। इस बार वो सीधे टेबल के नीचे हुए और सीक्रेट सर्विस के जवान उन्हें रेस्क्यू करके ले गए। पिछली बार जब हमला हुआ तो वो राष्ट्रपति चुनाव की रेस में सबसे आगे थे। हमले के कुछ महीने बाद ही वो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। लेकिन इस बार जब हमला हुआ तो वो ईरान के साथ सीधी जंग में उतरे हुए हैं। इस जंग में इजराइल को छोड़कर कोई भी देश सीधे उनके साथ नहीं खड़ा है। ईरान से डील करने के लिए वो पाकिस्तान तक का सहारा ले चुके हैं, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। हॉर्मुज का संकट जस का तस बना हुआ है। ईरान अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है। और इस बार भी उन पर हुए हमले के बाद उनके करीबी माने जाने वाले नेतन्याहू ने न सिर्फ संवेदना प्रकट की, बल्कि इसे हैरान करने वाली घटना बताया। גם אני ורעייתי הזדעזענו לשמוע על הניסיון החוזר לרצוח את הנשיא טראמפ ואת רעייתו. אנחנו שמחנו שניהם יחד עם בכירי הממשל האמריקני, יצאו ללא נגע. אין מקום לאלימות, לא נגד מנהיגים פוליטיים ולא נגד אף. जब भी कोई बड़ा हमला होता है तो उसके बाद कोई और बड़ा फैसला लिया जाता है। वॉशिंगटन में हमला और उसी वक्त मिडिल ईस्ट में सैन्य आदेश। क्या ये सिर्फ टाइमिंग है या किसी बड़े एक्शन से पहले दुनिया का फोकस डाइवर्ट किया जा रहा है? क्या नेतन्याहू ने मौका देखकर हिजबुल्लाह के खिलाफ फुल स्केल ऑपरेशन का दरवाजा खोल दिया है? और क्या इस जंग में नेतन्याहू के साथ कोई है भी, या उन्होंने अकेले ही जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है? लेकिन क्या अकेले हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करना इजराइल के लिए मुमकिन होगा? हिजबुल्लाह सिर्फ एक संगठन नहीं, ये ईरान की फ्रंट लाइन ताकत है। और अगर उस पर फुल अटैक होता है तो क्या ईरान सीधा जवाब देगा? अब सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर अमेरिका के अंदर हमला होता है और उसी वक्त उसका सबसे बड़ा सहयोगी इजराइल युद्ध बढ़ाता है, तो क्या अमेरिका को मजबूरी में इस जंग में उतरना पड़ेगा? और अगर अमेरिका उतरा तो क्या ये जंग रीजनल नहीं
बल्कि ग्लोबल हो जाएगी। אנחנו התחלנו תהליך להשיג שלום היסטורי בין ישראל ללבנון. וברור לנו שחיזבאללה מנסים לחבל בזה. אנחנו שומרים על חופש פעולה מלא. נגד כל איום, גם איומים מתהווים. תקפנו אתמול, תקפנו היום, אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון. नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलना है, तो क्या ये वही प्लान है? पहले गाजा, फिर लेबनान और आगे? क्या नेतन्याहू युद्ध के कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं? और इससे 3 बड़े सवाल भी उठते हैं। क्या ट्रंप पर हमला सिर्फ हमला है या मैसेज? क्या हिजबुल्ला पर हमला युद्ध का अगला चरण है? क्या दुनिया जंग के एक नए चक्रव्यूह की तरफ बढ़ती जा रही है? वॉशिंगटन में चली गोलियां, तेल अवीव से उठता धुआं, 2 अलग अलग जगह, लेकिन सवाल एक ही है, क्या ये दुनिया का नया युद्ध अध्याय है या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की चेतावनी? हमला अमेरिका में, असर पूरी दुनिया पर, ट्रिगर कहीं भी, विस्फोट हर जगह। क्या ये सिर्फ शुरुआत है